माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फैमिली ऑफ कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमारे पास कुछ कंडीशंस होंगी, कुछ इक्वेशन होंगी, उसके थ्रू हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। इससे पहले हमने सॉल्यूशंस के बारे में बात करी थी कि आपका एक जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है, वो क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। हमने एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व भी करी थी एंड उससे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह चीजें डिस्कस करी थी। आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये अपने आप में एक काफी बड़ा टॉपिक है, बट यहां पे मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा कि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए चीजें। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें आपको एक जनरल इक्वेशन दी होगी या फिर कुछ कंडीशंस दी होंगी जिसके थ्रू आपको जनरल इक्वेशन तक पहुंचना है एंड उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं जहां जिसके थ्रू आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना पाओगे। हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। यहां से ये रख करके एक इक्वेशन लेते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी एक सर्कल की इक्वेशन है, इसको हम लेट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अगर व्हेन आर इक्वल्स टू 1, अगर मैं r की वैल्यू 1 डालूं तो इस इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर यहीं पे मैं r की जगह 2 डालूं, व्हेन r इक्वल्स टू 2 देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। एंड अगर मैं 3 डाल दूं r की जगह तो यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9। मतलब मैं r की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा, मेरी ये जो इक्वेशन है ये चेंज होती जाएगी। बट एक चीज कंफर्म है कि ये जो जितनी भी इक्वेशन है, चाहे ये वाली, ये या फिर ये वाली, आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट करेंगी। इसके आगे आप चाहे कोई भी वैल्यू डाल दो एंड सो ऑन। ठीक, आप r की कोई भी वैल्यू डाल दो, 1 2 3, आपका एक सर्कल रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब ये सर्कल, सबसे पहले इसकी बात करते हैं, ये इस वाली इक्वेशन की। इसका आपका जो सेंटर होगा वो आपका होगा 0,0 पे। ठीक, एंड इसका रेडियस होगा आपका 1। इसकी बात करें तो सेंटर 0,0 एंड रेडियस आपका होगा 1 यूनिट्स यहां पे एंड यहां पे 2 यूनिट्स। ठीक, फिर अगर इसकी बात करें थर्ड इक्वेशन की, तो इसका सेंटर होगा आपका 0,0, इसका भी सेंटर आपका ओरिजिन होगा एंड इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस होगा 3 यूनिट्स। मैं यहां पे बताना क्या चाह रहा हूं, यहां पे मैं एक चीज देखो, यहां पे आपका सेंटर सेम है बट रेडियस अलग अलग है। ये आपकी एक क्वांटिटी सेम है एंड एक क्वांटिटी डिफरेंट है। ठीक, अब थोड़ा सा ग्राफ की तरफ चलते हैं। हम इन तीनों इक्वेशंस का एक ग्राफ बना लेते हैं, एक कर्व हम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन का, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 वाली इक्वेशन है, उसको ड्रॉ करते हैं। ऐसा सर्कल बनेगा हमारा जिसका सेंटर आपका ओरिजिन एंड ये पॉइंट आपका हो गया आपका जो यहां पे है 1,0, ये वाला पॉइंट। अब अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन बनाऊं ये वाली, तो उसकी सर्कल कुछ ऐसा बनेगा उसका सर्कल, बट उसका सेंटर भी आपका ओरिजिन पे है। देखो उसका सेंटर भी ओरिजिन पे है, बट इसका जो रेडियस है ये होगा आपका 2,0 यूनिट्स दूर। आपका इसका जो रेडियस है वो यहाँ पे 2,0 पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। थर्ड सर्कल में अगर ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा बनेगा। इस सर्कल का भी जो सेंटर है वो ओरिजिन पे ही है, बट इसका जो रेडियस है वो है 3 यूनिट्स। अब यहाँ पे आप चाहे r की वैल्यू 4 डालो, 5 डालो, आपके आगे सर्कल्स मिलते जाएंगे आपको। बट एक चीज जो कॉमन है, सेंटर आपका ओरिजिन पे ही है, 0,0 पे आपका सेंटर रहने वाला है। ये आपका एक फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाते हैं। फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिन सर्कल्स की जो सेंटर होता है वो सेम होता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल कोइंसाइड करता है उनका सेंटर। ठीक, उनको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब यहाँ पे आप r की अलग अलग वैल्यू डालो, आपको अलग अलग सर्कल्स मिलेंगे। वैसे ही आपका यहाँ पे ओरिजिन सेम है
तो उसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। एंड यहाँ पे अलग अलग बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो उसको हम एक साथ कंबाइन करके बोलेंगे फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। आप इसको ऐसे रिलेट करके देख सकते हो कि अगर कोई फैमिली है, कोई नॉर्मल फैमिली है, एंड उनका नाम भले ही अलग हो सकता है बट उनका सरनेम सेम होता है, जैसे एक्स वाई जेड सरनेम है किसी का, तो उसमें एक्स वाई जेड सरनेम सबका सेम होगा बट नाम अलग अलग हो सकता है उसमें जितने भी फैमिली मेंबर हैं। सेम केस यहाँ पे है, सबके रेडियस अलग अलग है बट सबका जो सेंटर है वो एक है। एंड इन मतलब जितने भी सर्कल बनेंगे इस फैमिली में उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली इक्वेशन ये बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। आप आर की डिफरेंट वैल्यू डालो एंड आपको डिफरेंट सर्कल डिफरेंट फैमिली मेंबर मिल जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें यहां से एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। मैं ये ऊपर की चीज ड्रॉप करके बताता हूं। देखो, हमें अब वी हैव टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, वी हैव टू मेक अ फैमिली ऑफ, वी हैव टू मेक अ डिफरेंशियल इक्वेशन which represents a family of circle centered at origin या फिर at 0,0। अब ये तो नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन हो रही है, मेरे को एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी बनानी है जो एक फैमिली ऑफ सर्कल रिप्रेजेंट करे एंड जिनका सेंटर 0,0 हो। तो इसी फैमिली की बात हो रही है जिसका सेंटर 0 हो, रेडियस आपका कुछ भी हो सकता है। तो अब नॉर्मल इक्वेशन नहीं, मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो मेरे को इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, मैं इस इक्वेशन की हेल्प से ही बना पाऊंगा। तो मैं इस इक्वेशन को अगर x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लेट करा था, तो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 को x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x की रेस्पेक्ट में अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, 2x, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का यहां पे हो गया 2x प्लस वाई स्क्वायर का हुआ पहले 2y एंड y का हो गया dy बाई dx। देखो, y स्क्वायर था तो पहले y स्क्वायर का करा 2y मल्टीप्लाइड बाय चेन रूल के अकॉर्डिंग y का करेंगे, y का हो जाएगा dy बाई dx इक्वल्स टू रेडियस आपका कांस्टेंट है वो हो गया 0। तो ये आपकी एक बन गई है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अगर मैं थोड़ा और ज्यादा सॉल्व करूं तो dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन वाई। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या खास बात है इसमें, इनका सेंटर सेम है, इनका सेंटर है ओरिजिन, इन सब का सेंटर है ओरिजिन पे। रेडियस भले सबका अलग हो, इसके ऊपर आपका सर्कल हो सकता है, इन सर्कल्स के अंदर आपको सर्कल हो सकता है, बट सब में एक चीज कॉमन रहेगी, ओरिजिन। एंड जो नॉर्मल इक्वेशन ये है एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये है आपकी, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है एंड ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो हमने इसमें किया क्या क्या। सबसे पहले हमें बोला गया कि आपको एक फैमिली ऑफ सर्कल्स बतानी है जिसका रेडियस आपका कुछ भी हो सकता है बट ओरिजिन आपका सेम होना चाहिए। ठीक, तो उसकी हेल्प से हमने ये इक्वेशन बनाई कि आपका ओरिजिन सेम है, आपका वो जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। ठीक, और सेंटर आपका ओरिजिन पे है। ठीक, सेंटर ओरिजिन पे है तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज हो गया। अब आपका रेडियस कुछ भी हो सकता है, रेडियस अगर कुछ भी है तो हमने आर स्क्वायर लेट कर लिया। आर यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अब यहाँ पे आर की अलग अलग वैल्यूज डाली हमने, अलग अलग सर्कल्स ड्रॉ करे। ठीक, उसके बाद हमें पहुंचना था डिफरेंशियल इक्वेशन पे, तो हमने जो नॉर्मल इक्वेशन बनाई उसकी हेल्प लेके हम डिफरेंशियल इक्वेशन तक पहुंच गए। अब चाहे आप डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करो या फिर जो नॉर्मल इक्वेशन है जनरल इक्वेशन उसकी बात करो, दोनों ही एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो क्या है, ये आपकी फैमिली ऑफ सर्कल्स या फिर फैमिली ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक, एक चीज और, जो ये आपकी इक्वेशन है ये है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ अबव डिफरेंशियल इक्वेशन। जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आई है उसका जनरल सॉल्यूशन है ये, जो ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई है आपके पास उसका जनरल सॉल्यूशन ये है। इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में टेस्ट करे थे कुछ।
अगर मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स की फॉर्म में इसको लिखूं तो एक्स स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, रूट ले लेंगे दोनों साइड, मीन्स एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू रूट का क्या होता है 1/2 अंडर रूट एज इट इज आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड इसका जो रूट के अंदर जो है उसका चेन रूल अगर लगाएंगे तो आर स्क्वायर का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x माइनस 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस एक्स ऊपर एज इट इज, ये आप देखो ये y की वैल्यू y एंड dy बाई डी एक्स। ठीक, तो हमने यहां से स्टार्ट करके यहां पे हम पहुंच गए। इट मींस जो ये इक्वेशन है वो जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपकी फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं, एक तो नॉर्मल इक्वेशन के थ्रू जो जनरल इक्वेशन होती है जो हम पढ़ते आए हैं, इस टाइप की इक्वेशन जो आपने लास्ट ईयर 11th की क्लास में, आपने 11th की मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, जैसे सर्कल्स, फिर आपने कोनिक सेक्शन में इलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला ये सब पढ़ा होगा, उनकी जनरल इक्वेशंस, उसके थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं फैमिली ऑफ कर्व्स को, या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व को नॉर्मल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों से रिप्रेजेंट करा तो जो नॉर्मल इक्वेशन आएगी वो जनरल सॉल्यूशन होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इस चीज से आप कंफ्यूज मत होना, ये जो हमने नॉर्मल इक्वेशन है वो भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है एंड जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी इसको रिप्रेजेंट कर रही है, बट ये आपस में डायरेक्टली कैसे कनेक्टेड है, ये जो इक्वेशन है ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारे पास एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट r था, यहाँ पे r था जो वो आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, एंड सिंस एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था तो इसलिए हमारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया, एक बार डिफरेंशिएट करना हमने उसको। इन चीजों को आप पकड़ के चलना, ऑल्दो लास्ट में मैं कुछ रूल्स लिखवाऊंगा उसमें आपकी ये चीजें कवर हो जाएंगी। सो हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर द इक्वेशन आपका y इक्वल्स टू एम एक्स, y इक्वल्स टू एम एक्स, ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से कैसे पास हो रही है क्योंकि 0,0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यहाँ पे 0 डालो तो x की वैल्यू आपको 0 मिलेगी। सो अगर मैं m की वैल्यू डालूं 1 तो मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू एक्स, मैं m की वैल्यू डालूं 2 तो मुझे मिलेगा y इक्वल्स टू 2x, m की वैल्यू डालूं अगर मैं -3 तो y इक्वल्स टू -3x। ठीक, तो अगर मैं m की अलग अलग वैल्यू डालूं तो मेरे को y की अलग अलग वैल्यूज मिलेगी। मैं उसको एक बार ड्रॉ करके देख लेता हूँ। y इक्वल्स टू एक्स आपकी ये वाली लाइन हो गई, y इक्वल्स टू 2x आपकी ये वाली लाइन, -3x आपकी ऐसी कुछ लाइन बन गई। सो ये हो गया आपका ओरिजिन, ये आपकी y इक्वल्स टू एक्स, y इक्वल्स टू 2x एंड ये वाली जो है y इक्वल्स टू -3x। सो देखो सबसे पहले तो m क्या है, m है आपका, ये m है आपका स्लोप ऑफ द गिवन लाइन, जो भी आपकी लाइन होगी उसका स्लोप होगा m। तो यहाँ पे m हो गया आपका पैरामीटर या फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, हम m को चेंज करेंगे हमें अलग अलग लाइंस मिलेंगी। मैंने m की वैल्यू डाली 1 तो मुझे ये वाली लाइन मिल गई, m की वैल्यू डाली 2 तो मुझे ये वाली लाइन मिल गई, -3 डाली तो मुझे ये वाली लाइन मिल गई। इट मीन्स ये आपकी एक फैमिली ऑफ कर्व्स बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी की सारी जितनी भी लाइंस हैं वो आपका ओरिजिन से पास हो रही हैं, वो आपकी ओरिजिन से पास हो रही हैं, एंड इसमें अलग अलग डिफरेंट फैमिली मेंबर्स भी हैं, एंड जो आपका स्लोप से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। स्लोप आपका एक ऐसा पैरामीटर है जो एक लाइन को दूसरी लाइन से अलग कर रहा है, एंड इन सबको कनेक्ट कौन कर रहा है, इन सबको कनेक्ट कर रहा है ओरिजिन। देखो पासिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो पासिंग पॉइंट यहाँ पे 0,0, 0,0 यहाँ भी एंड यहाँ भी 0,0। तो ये पासिंग पॉइंट ऐसा है जो इस लाइन एंड इस लाइन तीनों में कॉमन है। या फिर अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप इसका 1, इसका 2 एंड इसका -3। तो आपका यहां भी एक चीज सेम है एंड यहाँ पे एक चीज आपकी है डिफरेंट, यहाँ पे एक चीज आपकी सेम है एंड एक चीज आपकी है डिफरेंट। अब ये जितनी भी फैमिली ऑफ कर्व्स बनेंगी, यहाँ पे जितनी भी स्ट्रेट लाइन बनेंगी,
उन सबको रिप्रेजेंट कौन करेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स। y इक्वल्स टू एम एक्स आपको जितनी भी स्ट्रेट लाइन बनेंगी जो आपकी सेंटर से पास हो रही है, जो आपकी ओरिजिन से पास हो रही है, ठीक, उन सबको रिप्रेजेंट करने वाली एक इक्वेशन है y इक्वल्स टू एम एक्स। आप m की अलग अलग वैल्यू डालो, आपको अलग अलग स्ट्रेट लाइंस मिलती रहेंगी, बट अगर कंबाइन करके मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो मैं y इक्वल्स टू एम एक्स लिखूंगा। बट सिंस हमारा चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे वी हैव टू फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द सेम, हमें सेम फैमिली ऑफ कर्व्स, सेम फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस के लिए हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी। अब डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे जाते हैं। जो हमारी नॉर्मल इक्वेशन है उसकी हेल्प से हम जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन पे। नॉर्मल इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट करो, y का हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m इंटू एक्स, m आपका कॉन्स्टेंट m एज इट इज, x का हो गया आपका 1। तो आपकी इक्वेशन क्या हुई, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू m। बट यहाँ पे एक चीज और, आप यहाँ पे कांस्टेंट को छोड़ नहीं सकते, ये आपका नॉर्मल कांस्टेंट नहीं है, ये आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये आपका पैरामीटर है, ठीक। तो यहाँ पे आप पैरामीटर को यहाँ पे छोड़ नहीं सकते, तो आपको m की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अभी m की वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ से आप m की वैल्यू निकालो तो आपको मिल जाएगा y अपॉन x। तो अगर मैं यहाँ पे y अपॉन x लिखूं तो मुझे dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू y अपॉन एक्स। सो ये नॉर्मल इक्वेशन एंड ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दोनों ही आपके इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को, इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चाहे आप इससे रिप्रेजेंट करो एंड चाहे आप इससे रिप्रेजेंट करो, इन दोनों ही एग्जाम्पल में हमने क्या क्या चीजें देखी। देखो, एक पैरामीटर है, जो हमने लास्ट एग्जाम्पल देखा सर्कल वाला, उसमें आपका रेडियस पैरामीटर था कि रेडियस चेंज करो आपको अलग अलग सर्कल मिल जाएगा। इसमें आप स्लोप चेंज करो आपको अलग अलग स्ट्रेट लाइन मिल जाएंगी। उसमें आपकी कॉमन चीज क्या थी कि हर सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा। इसमें कॉमन चीज क्या है, सारी लाइन आपकी सेंटर से, वो ओरिजिन से पास कर रही है, ठीक। तो उसमें भी एक ऐसा पॉइंट था जो सारे फैमिली मेंबर्स को कनेक्ट कर रहा था, एंड एक ऐसा पॉइंट था जो हर फैमिली मेंबर को डिस्टिंग्विश कर रहा था, अलग अलग बता रहा था कि हाँ ये एक अलग इंडिविजुअल है, ये एक अलग इंडिविजुअल कर्व है। इस केस में भी आपका स्लोप अलग डालो आपको अलग चीज मिलेगी। वहां पे हमने नॉर्मल इक्वेशन क्या लिखी थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सिंस सर्कल था तो हमने सर्कल जैसी कुछ इक्वेशन लिखी थी। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन जैसी हमने कुछ इक्वेशन लिखी है। हमने क्या करा, उसके बाद हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर को डिफरेंशिएट करा। कितनी बार, एक बार डिफरेंशिएट क्यों करा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था आर, उसमें जो आर था वो था आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, हम पहुंच गए उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन पे। यहाँ पे भी आपका एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है m, यहाँ पे आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको हमने एक बार डिफरेंशिएट करा, हम पहुंच गए डिफरेंशियल इक्वेशन पे। बट हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट को डिफरेंशियल इक्वेशन में नहीं छोड़ते, तो हमने m की वैल्यू यहाँ से उठाई एंड यहाँ पे पुट कर दी। यहाँ पे आपकी चाहे अब नॉर्मल इक्वेशन हो या फिर ये वाली इक्वेशन हो, ये दोनों ही आपकी इस फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड जो ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, ये जो आपकी नॉर्मल इक्वेशन है, ये है आपकी जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये नॉर्मल जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल सॉल्यूशन होगी। सो अब देखो हमारे पास क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। यहाँ पे आपको 3 या 2 बातें अगर आप बोलें तो आपको 3 या 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली चीज जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताई थी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी पर्टिकुलर जनरल सॉल्यूशन में कितने होंगे। आर्बिट्ररी कांस्टेंट किसी जनरल सॉल्यूशन में कितने होंगे, किसी भी जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे जितना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर है। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे। तो इसको अगर मैं उल्टा करके बोलूं कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो भी फर्स्ट ऑर्डर की होगी।
तो यहां पे हम देखते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू, यहां पे नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपके जनरल सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे वही आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की का ऑर्डर बन जाएगा, या फिर इसको उल्टा बोलो, जितना ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का उतने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे इन जनरल सॉल्यूशन। दूसरी चीज, देयर शुड नॉट बी एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी आएगी उसमें आपका एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, उसमें आपका एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड इक्वेशन, थर्ड जो पॉइंट है वो आपको क्या याद रखना है, नॉर्मल इक्वेशंस, नॉर्मल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट करते हुए, एक फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ कर्व्स is the general solution of differential equation representing same family of curve। देखो आपकी नॉर्मल इक्वेशन जिस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी वो आपका जनरल सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो उस सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करे। जैसा हमने सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन के केस में देखा वैसे ही आपका पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला हर केस में होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपको उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। आपके जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या, जो आपका पैरामीटर है जिसके बेसिस पे आप अलग अलग डिस्टिंग्विश करोगे फैमिली मेंबर्स को, उतने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपका जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा उतनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे उसको, ठीक। जो आपकी फाइनल इक्वेशन आएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपकी फाइनल वाली आएगी, उसमें आपका एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, आपका उसमें एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व। अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन है जो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है एंड उसी फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करते हुए मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख ली, तो जो नॉर्मल इक्वेशन है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगी। ये तीन बात आपको अगर समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतने अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ये ले लेते हैं, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द differential equation representing the family of curve, representing family of curves। कर्व की इक्वेशन गिवन है हमें, y इक्वल्स टू a साइन आपका x प्लस बी, a साइन x प्लस बी, ठीक। रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू a साइन x प्लस बी। आगे कुछ है इसमें, हाँ, वेयर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। हमको पहले ही बता दिया क्वेश्चन में कि a एंड b हमारे आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अब अगर मैं ग्राफ पे ड्रॉ करने जाऊं y इक्वल्स टू a साइन x प्लस बी, तो मेरे को बहुत सारे अलग अलग ग्राफ मिलेंगे जो साइन फंक्शन को, जो साइन वेव को फॉलो कर रहे होंगे। तो मैं a की वैल्यू रखूंगा, b की वैल्यू रखूंगा, मेरे को बहुत सारे अलग अलग ग्राफ मिलेंगे, अलग अलग रेंज में मिलेंगे, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे, हर जगह मेरे को साइन के ग्राफ मिलेंगे। तो मेरे को उन सबको रिप्रेजेंट करते हुए एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। अब देखो सबसे पहला रूल क्या था, हमने सबसे पहला रूल पढ़ा था कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना ही ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम बनाने वाले हैं वो क्या होगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं, यहाँ पे एक नंबर ऑफ, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ए, दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गया बी, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 2। उसके बाद आपकी जो इक्वेशन आएगी फाइनल, उसमें आपका एक भी क्या कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो आपकी कोई भी इक्वेशन आए उसमें आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है। अब देखो y इक्वल्स टू ए साइन x प्लस बी, आपकी ये इक्वेशन गिवन है आपको। अब सिंस ऑर्डर 2 है तो मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। dy बाई डी एक्स पहली बार डिफरेंशिएट करा, a कांस्टेंट है एज इट इज, साइन का हो गया cos x प्लस बी। अब इसमें चेन रूल अंदर ब्रैकेट में लगाने का कोई फायदा नहीं है, b हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1। ठीक, एक बार कर लिया। सिंस दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ऑर्डर 2 है डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैंने दूसरी बार डिफरेंशिएट करा तो मुझे मिला d2y अपॉन dx2। इसको करा तो ये मिला, एंड इसको करा अगर a तो एज इट इज कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस ये एंड साइन x प्लस बी। अब अगर मैं देखूं तो ये जो है ये आपकी y की वैल्यू है, तो मैं इसको माइनस y लिख सकता हूं d2y अपॉन dx2। एंड अगर मैं y उस साइड ले जाऊं तो मेरा d2y अपॉन dx2 प्लस y इक्वल्स टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिल रही है यहाँ पे, जिसका ऑर्डर 2 है। यहां से हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऑर्डर 2 होने वाला है। ठीक, एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है इसमें। ठीक, इसमें एक भी ना a है ना b है, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट था जो भी नॉर्मल इक्वेशन होगी वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होगी। तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमने निकाली एंड जो गिवन इक्वेशन थी, ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं? ये इक्वेशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। ठीक, तो यहां तक अगर आपको चीजें समझ में आई तो हम अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या करा हमने? सबसे पहले हमने ऑर्डर एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन होता है उसके थ्रू हमने ऑर्डर निकाल लिया डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, अगर इसका ऑर्डर 2 है तो मैं दो बार डिफरेंशिएट करूंगा। ठीक, दो बार डिफरेंशिएट करा मैंने, पहली बार करा तो ये, दूसरी बार करा तो ये। अब मेरे को दिखा कि ये तो y की वैल्यू, मैंने यहाँ पे y पुट करा, y मैं इस साइड ले आया, मेरे को वो फाइनल इक्वेशन मिल गई। उस इक्वेशन में मेरा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ना ही a ना ही b, कोई भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो मेरा फाइनल आंसर एकदम ठीक है। एक और बात ये थी कि ये जो नॉर्मल इक्वेशन है ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये नॉर्मल सॉल्यूशन, ये जो नॉर्मल इक्वेशन है ये जनरल सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक, तो यहां पे अभी तक चीजें आपकी सही चल रही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सर्कल का ले या फिर आपका इलिप्स का ले लेते हैं। इलिप्स से रिलेटेड आपका फॉर्म द, क्या क्वेश्चन है? फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ इलिप्स। यहाँ पे थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। फैमिली ऑफ इलिप्स, रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ इलिप्स, एंड उसके आगे क्या गिवन है? सेंटर्ड एट ओरिजिन एंड फोकाई एट कहां पे है? फोकस कहां पे है इसका? एक्स एक्सिस पे। मींस आपका ऐसे बनेगा इलिप्स। आपका फोकाई कहां पे होता है? एक्स एक्सिस पे है, तो मींस ऐसे इलिप्स बना, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ये हो गया आपका सेंटर। दूसरा इलिप्स आपका कुछ ऐसे बनेगा, तीसरा आपका ऐसे ही बनते जाएंगे आगे आगे जैसे जैसे बनेंगे। सो इक्वेशन क्या होगी? यहाँ पे हमें कोई इक्वेशन गिवन नहीं है, तो हमें अब इक्वेशन खुद से लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे ये जो लेंथ होती है वो होती है a, एंड ये लेंथ होती है वो होती है b। अब यहाँ पे ये लेंथ अगर मैंने a ली है, ये लेंथ मैंने b ली है, तो मेरी इलिप्स की इक्वेशन क्या बनेगी? इलिप्स की इक्वेशन बनेगी मेरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, नॉर्मल जनरल इक्वेशन, वो मैंने लिखी। ए मेरी एक्स एक्सिस पे लेंथ एंड बी मेरी वाई एक्सिस पे लेंथ। ठीक, अब मैं ए एंड बी की वैल्यू अलग अलग डालता जाऊंगा। अगर मैंने यहाँ से ए की वैल्यू 1 डाली तो सपोज मेरे को ये मिल गया, अगर मैंने 2 डाली तो मेरे को ये वाला इलिप्स मिल गया। तो मैं ए एंड बी की अलग अलग वैल्यू डालूंगा, मेरे को अलग अलग इलिप्स मिल जाएंगे।
उन सब में कॉमन क्या होगा, उन सब में कॉमन होगा कि वो सेंटर जो है उसका सेंटर होगा ओरिजिन पे, उन सब का सेंटर होगा ओरिजिन पे। अब यहाँ पे ए एंड बी मैंने लेट करे हैं, ठीक है, यहाँ पे ए एंड बी हमने लेट करे हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो यहाँ पे ए कॉमा बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मैंने लेट करे हैं। एंड अगर इससे अच्छा स्टेटमेंट अगर बोला जाए तो ए एंड बी आपके जो पैरामीटर हैं, ए एंड बी डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अलग अलग फैमिली मेंबर को, इसलिए ए एंड बी आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आपके कांस्टेंट हैं बट किसी पर्टिकुलर इलिप्स के लिए। अगर इस इलिप्स की बात करूं तो ए एंड बी इसके लिए कांस्टेंट होंगे। अगर मैं इस बड़े वाले इलिप्स की बात करूं तो ए एंड बी इसके लिए दूसरे होंगे बट इसके लिए कांस्टेंट होंगे, ठीक। अगर यहाँ पे तीसरा इलिप्स होता तो ए एंड बी की वैल्यू उसके लिए चेंज हो सकती थी, ठीक, बट उसका पूरा जो ग्राफ होता, पूरा कर्व अगर हम मूव करते उसमें ए एंड बी की वैल्यू आपकी सेम रहती। सो ए एंड बी आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं। अब यहाँ पे सिंस दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो मेरे को दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वही आपका ऑर्डर एंड आर्बिट्ररी कांस्टेंट के बीच में जो रिलेशन है, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। एंड सिंस ये जनरल सॉल्यूशन है जो हमारा फाइनल आंसर डिफरेंशियल इक्वेशन का आने वाला है उसका, तो यहाँ पे जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होंगे उतना आपका ऑर्डर होगा। तो आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गया, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो 2 हो गया। अब मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना है। पहली बार डिफरेंशिएट करा तो मैंने एक्स स्क्वायर का 2x अपॉन ए स्क्वायर हो गया आपका कांस्टेंट, प्लस 2y का y स्क्वायर का हो गया 2y एंड y का हो गया dy बाई डी एक्स, अपॉन में हो गया आपका बी स्क्वायर, 1 का हो गया 0, ठीक। ये अभी ऑर्डर 2 है, मैंने एक बार डिफरेंशिएट करा है। देखो एक बार डिफरेंशिएट करने पे dy बाई डी एक्स की टर्म आ गई। अभी भी ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है बट ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है। क्यों? इसमें आपके दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है एंड इसका ऑर्डर भी 2 नहीं है। सो यहाँ पे अभी मेरे को एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। मैं एक बार और डिफरेंशिएट करता हूँ। एक बार और डिफरेंशिएट करा तो 2x का हो गया 2 अपॉन में ए स्क्वायर कांस्टेंट, प्लस अब मैं इसको करता हूँ, इसमें मैं लगाऊंगा चेन रूल, वो प्रोडक्ट रूल। तो y एज इट इज dy बाई डी एक्स को एक बार और कर रहा मीन्स d2y अपॉन dx2, प्लस y का हो गया dy बाई डी एक्स एंड एक dy बाई डी एक्स पहले से ही था तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या है मेरा फाइनल आंसर है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर भी 2 आ रहा है, ठीक। मैंने डिफरेंशिएट भी अच्छे से करा है, प्रोडक्ट रूल मैंने पूरा फॉलो करा है। फर्स्ट एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज दूसरे पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक। तो वहां पे dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बन गया है। बट अभी भी मेरा ये जो आंसर है ये मेरा आंसर है गलत। क्यों? क्योंकि इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट बैठे हुए हैं। एक हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये, दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये, एंड इसलिए हमारा ये जो फाइनल आंसर जो आया है ये हमारा गलत है, ठीक। ये हमारा सही नहीं है क्योंकि देयर आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, यहाँ पे आर्बिट्ररी कांस्टेंट बैठे हुए हैं, इसीलिए जो हमारा फाइनल आंसर है ये सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स नहीं देगा, या फिर ये किसी पर्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा उस फैमिली में, इसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। इसलिए हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट रिमूव करने हैं। अब इसको हम रिमूव कैसे करेंगे, हम ए स्क्वायर या बी स्क्वायर की वैल्यू वहां से निकालें या फिर उसको पुट करें, फिर इस इक्वेशन में यहां से निकालें, दोनों की वैल्यू नहीं मिलेगी, दो इक्वेशन दोनों की वैल्यू मिलेगी, उसको निकाल के हम यहाँ पे पुट करें। बट सिंस दोनों में स्क्वायर है तो काफी लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। इसका एक दूसरा मेथड देखते हैं। यहां से हम यहाँ पे डायरेक्ट ना जाके मैं इसमें थोड़े से चेंजेस करता हूँ। क्या? ये इक्वल्स टू 0 है तो मैं सबसे पहले 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2y dy बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर, क्या है, ठीक है। इसको उठा के मैं पूरे प्लस को इस साइड ले आया, नेगेटिव हो गया। अब मैं x वाली टर्म एक साइड ले जाता हूँ, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में ले जाता हूँ एक साइड, मींस पहले 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस ले गया मैं उस साइड, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू x आ गया इस साइड, तो x इस साइड आने पे क्या हुआ y अपॉन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो सिंस मेरे ये कांस्टेंट है इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 एंड जो फाइनल इक्वेशन आएगी उसमें से a एंड b हो जाएंगे एलिमिनेट। इसको आप करके देख सकते हो,
देखो यहां पे करके देखते हैं। देखो हमारे पास ये इक्वेशन आई, हमने थोड़ा सा आगे पीछे करा, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आया, राइट हैंड साइड में लेके आया लेफ्ट हैंड साइड से। उसके बाद हमने कांस्टेंट को एक साइड ले लिया एंड जितने भी वेरिएबल है उनको एक साइड ले लिया, इंक्लूडिंग डेरिवेटिव वाले जो टर्म था उसको भी एक साइड लिया हमने। अब इसको हम करते हैं डिफरेंशिएट। इसको थोड़ा अच्छे से पहले लिख देते हैं, y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये हुआ। अब इसको आप डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करा तो ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट एज इट इज y अपॉन एक्स एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो गया, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस फर्स्ट, उसके बाद आपका डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा एंड y अपॉन एक्स का होगा डिफरेंशिएशन। y अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, अब इसके अंदर आपका लगेगा कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कैसे होता है, आपका डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस y एज इट इज एंड x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन, सिंस ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। तो ये जो मेरी इक्वेशन आई है इसमें मेरा a नहीं है, b नहीं है, इसका ऑर्डर भी 2 है। इसको मैं थोड़ा और अच्छे से अगर लिखना चाहूं तो मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूं। ठीक, इसको मैं और अच्छे से कैसे लिखूं, y अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 1 अपॉन एक्स। देखो इसको एक्स स्क्वायर को मैं पहले इस टर्म के नीचे ले गया एंड इसके नीचे अलग अलग कर दिया मैंने, एंड मैंने ब्रैकेट जैसे ही ओपन करा तो 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। ये हमारी एक इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन बन चुकी है। अगर मैं चाहूं नीचे से x एलिमिनेट करना तो मैं इसको x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो एक x से दूसरा x कैंसिल, एक्स वाई डी वाई बाई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस जहां भी x स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक x से एक x कैंसिल, x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो रिप्रेजेंट कर रही है उस फैमिली ऑफ कर्व को, जिस फैमिली ऑफ कर्व को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी। ठीक, ये तो मैंने अपनी तरफ से इक्वेशन बनाई है, हमने सॉल्व करते टाइम इक्वेशन खुद बनानी पड़ी। इसमें आपको ये चीज नोटिस करनी है। उसके बाद तो आपको पता ही है कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना है, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतनी बार डिफरेंशिएट करना है। एंड यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत प्लस माइनस करा था, बी स्क्वायर वाली टर्म को हम उस, देखो ये हमने इक्वेशन बनाई थी सिंस कि हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट करने थे एलिमिनेट। अब वो कैसे एलिमिनेट होते हैं, डिफरेंशिएट करते कांस्टेंट को तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता एंड ये हमारे बाहर चले जाते। ठीक, मेन चीज इसमें थी कि हमें इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ये खुद बनानी पड़ी। एंड जो भी आपके इलिप्स बनेंगे, अब चाहे वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें या फिर इससे रिप्रेजेंट हो, वो आपके सेम फैमिली बनेगी। ठीक, इसके अलावा आपके एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको बस 2-3 चीजें याद रखनी है। क्या क्या, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए सबसे पहली चीज, कि आपको अगर बोला गया है कि एक सर्कल है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को यहाँ पे टच कर रहा है एंड उसका रेडियस कोई पर्टिकुलर रेडियस होगा, तो आपको वो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। उसके बाद अगर आपने इक्वेशन बना ली तो उसमें जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, चाहे 3 चाहे 2 या फिर 1 भी या फिर 4 भी सही, मतलब कितने भी हैं, उतनी बार आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करके आपका जो फाइनल आंसर आएगा उसमें आपको ध्यान देना है कि आपका एक भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट ना बच पाए। खैर, आज का वीडियो तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था, ये जो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम कर रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3। अगर आपको चीजें समझ में आई हैं तो आप वो चीजें स्टार्ट कर सकते हो एंड स्टेप बाय स्टेप आप इस वीडियो को देखो, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आगे आगे प्रोसीड करा है, अपना आंसर निकाला है, आप भी वैसे ही अगर करोगे तो आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो बहुत इजीली। अब उसमें कुछ बचा नहीं है खास। खैर, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको आज की चीजें, आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड अगर कोई नॉर्मल इक्वेशन सेम फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रही है तो वो नॉर्मल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन होंगी। मेन चीज यही थी। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस करे एंड स्टार्टिंग में हमने सर्कल एंड एक स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल भी देखा था। तो
इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँच पाए।